बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर याद वसीर लाहौर हाई कोर्ट से। निकाह एक मुक़द्दस रिश्ता है और ये हर मुसलमान मर्द और औरत यानी नौजवान लड़का और लड़की और चाहे वो शादीशुदा भी हो जाए उनके लिए एक बड़े तक़द्दुस का और इस्लाम में इसकी एक बड़ी अहमियत रखी गई है और अहमियत मौजूद भी है। इस्लाम में निकाह तो इजाब व कबूल के बाद हो जाता है, लेकिन जो मौजूदा मुल्की कवानीन हैं उनके तहत एक निकाहनामा फ़ॉर्म तैयार किया गया है। उस निकाहनामा फ़ॉर्म में कुछ शराइत और कुछ ज़वाबित हैं और उनमें पूरी एक तफ़सील है उनकी। क्या इस निकाहनामे की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करने के वाले के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी हो सकती है? हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कंबो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि पहले तो ये बताएं कि वो निकाहनामे के जो मंदरजात हैं, इसमें जो शामिल हैं, सेक्शंस हैं, उनके बारे में बताएं और फिर उनसे ये गुजारिश करेंगे कि बताएं कि इस निकाहनामे की जो सेक्शन या दफ़ात हैं, शिकें हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर क्या जुर्माना हो सकता है, क्या सज़ा हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम चौधरी नसीर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, निकाहनामे पे बात करें, इसका जो निकाहनामा फ़ॉर्म है, वो हर मुस्लिम की ज़रूरत है, उस पर बात करें। उस पर बताएँ कि वो उसमें जो दफ़ात या सेक्शंस हैं, उनके ऊपर किस तरह अमल दरामद होना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और निकाहनामा जो है वो उसी की बाबत जो है मुस्लिम फ़ैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जो है बनाया गया है और बाकायदा फ़ैमिली लॉज़ बनाए गए 1961 में ताकि शादियों का निज़ाम, तलाक़ का निज़ाम या दीगर फ़ैमिली मामलात जो हैं वो उनको मेंटेन किया जा सके। अब निकाहनामा जो है वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है और निकाहनामा जो है वो दूल्हा और दुल्हन की राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो उसको बड़ा वाज़ेह अंदाज़ से जो है वो डिटरमिन्ड करता है। इसलिए जो है वो शादी से पहले हमारे मुल्क में हम सारी तैयारियां करते हैं, लेकिन जो निकाहनामा जो कि दूल्हा और दुल्हन के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें जो कंटेंट बयान किए गए हैं जिसमें शादी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए या दुल्हन के मैरिज राइट जो है या डाइवोर्स राइट उनकी प्रोटेक्शन के लिए या दुल्हा के जो राइट्स हैं या ज़िम्मेदारियां हैं वो सारी उसमें बयान की होती हैं, लेकिन हम इसको जो है वो निकाह रजिस्ट्रार के या निकाह खां के रहमो करम पे छोड़ देते हैं और इस पे जो है वो टिक लगा के या फिल नहीं की जाती चीज़ें और नीचे दूल्हा दुल्हन के साइन करके शरई तौर पे 5,000 रुपये हक महर लेके उसको हम जो है वो जो है वो रजिस्टर्ड करवा देते हैं। हालांकि निकाह नामे में 25 कॉलम हैं और हर कॉलम की अहमियत है और उसको फिल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब देखें, निकाहनामे का जो पहला कॉलम है उसमें बाकायदा लिखा होता है कि ये शादी कहाँ हुई, किस यूनियन काउंसिल में हुई, किस ज़िले में हुई और ये कहाँ रजिस्टर्ड हुई। दूसरा कॉलम जो है उसमें दुल्हा के कवायद, दुल्हा की उम्र और दुल्हा जो है वो उसका सारा स्टेटस जो है वो लिखा जाता है और फिर उसके बाद जो है वो कॉलम नंबर 4 जो है वो दुल्हन के कवायद की बात करता है और कॉलम नंबर 5 में ये बड़ा वादे लिखा गया है कि दुल्हन का एट द टाइम ऑफ मैरिज स्टेटस क्या है, वो कुंवारी है या वो जो है वो बेवा है या वो तलाक याफ्ता है। देखिए, ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर डिस्क्लोज़ हों और निकाहनामे में लिखी जाएँ ताकि कल को शादी का रिश्ता और मज़बूत होता है और उसमें चीटिंग का एहतमाल नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो कंवारी शो कर देते हैं बच्ची को या उसका जो है वो स्टेटस नहीं लिखते, तो वो लिखना चाहिए, ठीक है ना? और बाकी फिर कॉलम नंबर 6 से 11 तक जो हैं वो गवाहान को डील करते हैं। दूल्हा और दुल्हन की तरफ से जो गवाहान हैं, उनके कवायद सारे आते हैं। 12 जो है वो निकाहनामा रजिस्टर्ड होने की तारीख की बात करता है, लेकिन कॉलम नंबर 13 से जो 16 है, वो मैं समझता हूँ कि दुल्हन को प्रोटेक्ट करता है, दुल्हन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में मैट्रिमोनियल लाइफ जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब खातून जो है वो शादी करके एक फैमिली से दूसरी फैमिली में आती है, तो उसको ये एहसास दिलवाना मकसद होता है कि ये इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिस दुल्हा के साथ इसकी शादी हो रही है, ये उसकी इज़्ज़त है और वो
उसे प्रोटेक्शन के लिए, इज़्ज़त के लिए हक महर, जो कि शरई तौर पे भी जो है वो इसका हुक्म है हक महर का, और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में सेक्शन 10 भी इसी तनाज़ुर में डाला गया है। लेकिन हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये है कि हम जो है ना, अच्छा खासा फैमिली स्टेटस होता है फैमिलियों का, लेकिन हम हक महर की अमाउंट लिखते हुए कह देते हैं कि जी जो शरई तौर पे जो अमाउंट जहाँ से शुरू होती है हम वो सवाब समझ के लिख देते हैं। हालाँकि ये उस शख्स के लिए है जिसके कोई माली वसाइल नहीं है। 8-10 हज़ार रुपया जो बनता है, बाकी जो है वो फैमिली स्टेटस के मुताबिक हक महर लिखना चाहिए। देखिए, हक महर जो है वो शादी का बदल है। तो आप बदल जो है वो कोई अगर किसी की बेटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, तो आप उसको रिस्पेक्ट इज़्ज़त के लिए जो है, मैं समझता हूँ अपने फैमिली स्टेटस के मुताबिक उसके नाम प्रॉपर्टी लगवाएं, कैश की सूरत में, ज़ेवरात की सूरत में उसे रिस्पेक्ट दें, ऑनर दें। इसीलिए कॉलम 13 से 16 जो है, इसमें कॉलम 13 में जो है 13-14 में हक महर है, मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है। मुअज्जल ये होता है कि जो एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है वो अदा करना होता है। गैर मुअज्जल वो होता है जो कि बाद में किसी भी मौके पे औरत जो है क्लेम कर सकती है। और इसी तरह जो है वो ज़ेवरात की सूरत में जो शादी में तोहफ़ जो है दिए जाते हैं दुल्हा की तरफ से या दुल्हन की तरफ से, वो कानून और शरअ यही कहती है कि औरत की मिल्कियत होता है, तो वो तोहफ़ ज़ेवरात वहाँ लिखने चाहिए। और इसी तरह ख़ातून को जो बतौर प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट दिया जाता है, वो प्रॉपर्टी जो है वो कॉलम नंबर 16 में बड़ी सराहत के साथ, बड़ी वाज़ेह तौर पे उस प्रॉपर्टी की मलकियत साथ लगनी चाहिए, ये वाक़ई दुल्हा के नाम है। या उसके बाद जो है वो उस प्रॉपर्टी जो मसलन दुल्हा गिफ्ट कर रहा है, पहले तो वो दुल्हा की मलकियत हो, ये ना वो किसी की प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर लिखवा दे, अपने वालिद की प्रॉपर्टी के लिखवा दे, बाद में बाप ये कहे कि जी मैंने तो नहीं दी, मेरा बेटा मालिक नहीं था। तो इसलिए ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और देखें, कॉलम नंबर 17 में लिखा हुआ है कि शादी की ख़ास शराइत। देखिए, जब शादी का रिश्ता तय होता है तो ख़ास शराइत में मियाँ बीवी आपस में तय कर लेते हैं। बाद का दुल्हा जो है वो मसलन घर दामाद शर्त मान लेता है, या बाद का दुल्हन सरेंडर कर देती है कि जी मैं खर्चा नहीं लेना, ठीक है, मैं शादी कर रही हूँ तो मैं अपने अपने एक्सपेंडिचर खुद चला लूँगी। तो ये शराइत हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी शर्त जो कि ये कहे कि दुल्हा के तलाक देने के राइट पे जो है वो कदगन लगाए, तो ऐसी शर्त को तो कानून ने जो है वो गलत करार दिया है। इसी तरह तलाक कॉलम नंबर 18-19 जो है तलाक तफवीज़ को डील करते हैं। जिस तरह मर्द को तलाक देने का इख्तियार है, तो औरत को भी ये मर्द राइट तफवीज़ कर सकता है। जिस तरह मर्द तलाक दे सकता है, औरत भी इस तलाक तफवीज़ के तहत दे सकती है। इसी तरह मेंटेनेंस जो है वो कॉलम 20 है कि औरत जो है अपना मेंटेनेंस लिखवा सकती है, और शादी में निकाह नामे पे मेंटेनेंस लिखना चाहिए। यानी ये मेंटेनेंस जो है वो शादी हो गई है, उसके बाद दूल्हा के ऊपर ये होता है कि वो माहाना खर्चा अपनी बीवी देखिए, को वो देगा। वो फिक्स, देखिए वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो फिक्स किया जा सकता है, यानी कोई ममानत नहीं है। और इसको कोई जो है ना, आप नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज ये कह दिया कि जी ज़ेवरात निकाह नामे पे लिखवाएं, हक महर इतना लिखवाएं, कोई गिफ्ट के तौर पे प्रॉपर्टी दें, या हक या जो है मेंटेनेंस लिखवाएं, तो उस पे लोगों के रौले पड़ जाते हैं, तो बारातें वापस आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये कल्चर नहीं होना चाहिए। और इसी तरह कॉलम 21-22 जो है ना, ये बड़ा अहम है कि जिस तरह कॉलम नंबर 5 में औरत के कवायफ है ना कि वो मुतलका है, बेवा है या कंवारी है, इसी तरह मर्द जो है 21 और 22 में ये है कि क्या मर्द पहले से शादीशुदा तो नहीं है। अगर शादीशुदा है तो पहली बीवी और बच्चों के कवायफ सारे आने चाहिए। और कॉलम नंबर 22 में ये है कि क्या आया उसने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 से पॉलीगैमी, जो कि दूसरी शादी की इजाज़त के लिए मुतलका यूनियन काउंसिल से परमिशन लेनी होती है, क्या वो परमिशन सर्टिफिकेट लगाया है। अगर वो बगैर परमिशन के और पहली शादी बच्चे छुपा के दूसरी शादी करता है, तो दूसरी बीवी जो है उसके ख़िलाफ़ जो है पॉलीगैमी के तहत केस दायर करके उसको 1 साल तक सज़ा और 5 लाख तक जुर्माना जो है सज़ा दिलवा सकती है। मकसद कहने का ये है कि शादी जो है ना, इसकी बेस चीटिंग पे नहीं होनी चाहिए। निकाह नामा जो है ट्रू स्पिरिट के मुताबिक और सच पे मबनी जो हकायक है उस पे मबनी जो है वो फिल होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि शादी का रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन अगर आप अपने स्टेटस छुपाएंगे, आप चीटिंग करेंगे, गलत बयानियाँ करेंगे, ये एक तो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि निकाह नामा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसमें अगर आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके ख़िलाफ़ थी, या जो आपसे मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन बताना आप पे ज़रूरी थी, आपने नहीं बताई, तो कल को आप पे एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। तो इस तरह फिर नीचे कॉलम नंबर 22-23 में जो है निकाह रजिस्ट्रार उसके साइन आते हैं, फिर निकाह ख्वां जो है उसके साइन आते हैं।
और जो शादी जो है वो जिस यूनिकॉर्न्स पे रजिस्टर्ड आते होती है उसकी तफसील आती है, नीचे दूल्हा दुल्हन और गवाहान के साइन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल हो जाता है। तो इसको मैं यहाँ ये वादे कर दूँ, अगर निकाह रजिस्ट्रार इसको प्रॉपर फिल नहीं करता, पार्टीज़ को इसके बारे में बताता नहीं है, उसको खाली छोड़ देता है, कॉलम काट देता है, तो वो जो है कानून में निकाह रजिस्ट्रार या निकाह खां के खिलाफ जो है वो सज़ा जो है वो 1 साल से 3 साल तक सज़ा है और 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना है और उसका लाइसेंस भी कैंसल हो सकता है। बहुत शुक्रिया चौधरी नसीर साहब। निकाह ये एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट से हटकर जब आप निकाह करते हैं तो उसमें नेक नीयती और दयानतदारी और खलूस शामिल होना चाहिए। जिस भी दोस्ती, रिश्ते या किसी भी चीज़ की बुनियाद खलूस पर मबनी हो, बग़ैर लालच के, बग़ैर किसी ज़हन में कोई गलत तसव्वुर रख के उसको किया जाए, तो वो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है और वो कामयाब भी होता है। जब भी ये डॉक्यूमेंट जो है निकाहनामे का, इसको साइन करें या इसको पुर करें, तो नेक नीति दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से होनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उस रिश्ते में बरकत डाले। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।